हेलो कॉमिक्स फैंस। इंडियन कॉमिक्स गॉड आपका अपने चैनल में स्वागत करता है। दोस्तों, आज मैं आपके लेकर आया हूँ परमाणु की 2 कॉमिक्स की सीरीज प्रोफेसर एनिमल का वॉइस ओवर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। रात, जिसका अंधकार दावत देता है उन्हें जिनके इरादे और काम रात के अंधकार की तरह ही काले होते हैं। चीख को गले में ही घोट ले, वरना गला ही घोट दूंगा। निकाल, क्या क्या है तेरे पास। लेकिन रात के अंधकार का इस तरह फायदा उठाने वाले नहीं जानते कि इसी अंधकार को चीरकर अपराध रोकने आता है पीले चुस्त लबादे को पहने वह शख्स जिसका नाम है परमाणु। धाड़ आ दिल्ली की आंख कहते हैं परमाणु को। वह आंख जो अंधकार को चीरकर उसमें छुपे तुम जैसे जुर्म के कीड़ों को उनके अंजाम तक पहुंचाती है। जुर्म करने वालों का अंजाम यानी जेल, जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छे मुजरिमों के तिरपन कांप जाते हैं। लेकिन इसकी आंखों में दौड़ गई एक ऐसी चमक जो निश्चय ही अनिल कुंबले की आंखों में 10 विकेट लेते समय रही होगी। और उसकी चमक उस समय और भी ज़्यादा बढ़ गई जब उसे सेंट्रल जेल की 3 नंबर बैरक में पहुंचाया गया। किस्मत मेरा पूरा पूरा साथ दे रही है, तभी तो मैं इस बैरक में आ पहुंचा हूं जहां पहुंचना ही मेरा मकसद था। अब मुझे इस बैरक में ढूंढना है उन 3 कैदियों को जो मुझे कहते हैं, भैया तुम यहाँ। हाँ, तुम तीनों को बाहर निकालने के लिए मुझे जानबूझकर जुर्म करके यहाँ आना ही पड़ा। मेरे बेगुनाह भाइयों की सारी जिंदगी जेल में गुजरे, यह मुझे मंजूर नहीं। यह हिंदुस्तान की सबसे सुरक्षित जेल है भैया, तुम हमें यहाँ से कैसे निकालोगे? क्या जादू की पुड़िया है तुम्हारे पास? नहीं, मेरे पास उससे भी बड़ी चीज है, मैं दिखाता हूँ तुम्हें। उसने तुरंत ही मुंह खोलकर अपने दांतों में फंसा एक धागा थाम लिया और फिर वह धीरे धीरे उस धागे को खींचने लगा। कुछ ही पलों बाद धागे से बंधी एक लंबी सी थैली उसके पेट से निकलकर उसकी हथेली पर रखी हुई थी। वाह, बड़ी अच्छी जगह पर तुम इस थैली को छिपाकर जेल में लाए। लेकिन इसमें है क्या? मेरा यानी तुम्हारे भाई प्रोफेसर एनिमल का बनाया वह करिश्मा, जिसके सहारे हम आज रात ही इस जेल से फुर्र हो जाएंगे। रात के अंधकार में जेल में क्या घटा किसी को कुछ पता न चला। लेकिन सुबह जेल में हंगामा बरपा हो गया। आजीवन कारावास की सजा पाए 3 सगे भाइयों के साथ ही कल जेल में आया नया कैदी भी फरार हो गया। कैसे कैसे हुआ यह एक ऐसा सवाल था जिसका ना तो किसी को जवाब मालूम था और ना किसी को मालूम था कि आने वाले दिनों में शहर में ऐसे सवालों की भरमार होने वाली है। और उसकी शुरुआत हो रही थी शहर के हरियाणा नेशनल बैंक से, जहां घुस रहे थे 2 अवांछित ग्राहक, जिनके अंदर पहुंचते ही बैंक में आतंक फैल गया। गुर्रिल्ले, ये जरूर चिड़ियाघर से भागकर यहाँ आ गए हैं। जल्दी चिड़ियाघर वालों को फोन करता हूँ ताकि वे इन्हें पकड़कर ले जाएं। भड़ाका! टेलीफोन एक धमाके से उड़ गया था और वह धमाका किया था उस गोली की जो एक गोरिल्ले के हाथ में थमी थी। और वही रिवॉल्वर बता रही थी कि वे गोरिल्ले चिड़ियाघर से भागकर नहीं आए थे बल्कि बैंक लूटने आए थे। और उन्हें रोकने की कोशिश करना ठीक ऐसा ही था जैसे बाढ़ के पानी को रोकना। सर, हमें कुछ करना चाहिए। कुछ करने की जरूरत नहीं है, देख नहीं रहे उनके सिर पर खून सवार है। चुपचाप सिर छिपाकर पड़े रहो। किसी ने चू तक ना की, जो कि गोरिल्ला ने किया और करके उड़न छू हो गए। शहर में घटने वाली ऐसी घटनाओं को जांच और तह तक पहुंचने की जिम्मेदारी अक्सर इंस्पेक्टर विनय को सौंपी जाती है। तो तुम कह रहे हो कि गोरिल्ले की ड्रेस पहने 3 लुटेरे बैंक में घुसे और सारा कैश लूट कर चले गए? जी नहीं, मैं यह कह रहा हूँ कि 3 गोरिल्ले हाथों में रिवॉल्वर लिए बैंक में आए और बैंक को लूट कर चले गए। कमाल है, जिससे पूछो यही जवाब देता है कि बैंक को लूट कर ले जाने वाले गोरिल्ले थे। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? गोरिल्ले लूटपाट कैसे कर सकते हैं, और वो भी हथियार बंद होकर? क्या सोचने लगे इंस्पेक्टर साहब? कहीं यह जानकर घबरा तो नहीं गए कि इस बार तुम्हारा सामना गोरिल्लों से होने वाला है? जी नहीं, मैं इसलिए नहीं घबरा रहा कि मेरा सामना गोरिल्लों से होगा, बल्कि इसलिए घबरा रहा हूँ कि मेरा सामना गोरिल्लों की इस नानी से हो रहा है। क्या तुमने मुझे गोरिल्लों की नानी कहा? शर्म करो विनय, एक तो मैं तुम पर एड फिल्म बनाकर तुम्हें पॉपुलर करने के चक्कर में हूँ और ऊपर से तुम मुझे ही भरा बुला कर रहे हो। जानते हो, अगर मैंने इसकी शिकायत कमिश्नर अंकल से कर दी ना तो वे कितना नाराज होंगे। आखिर दिल्ली पुलिस पर 5 एड फिल्में बनाने का काम उन्होंने ही मुझे सौंपा है। तुम्हारे शिकायत पर कमिश्नर साहब द्वारा सस्पेंड होकर सन्यासी बनना मुझे मंजूर है,
लेकिन यह मंजूर नहीं कि तुम मेरी आंखों के सामने रहकर मुझे डिस्टर्ब करो। मुझे कुछ देर के लिए माफ़ कर दो देवी जी। तथास्तु, तुम्हारे परेशानी देखकर हम कुछ देर के लिए जा रहे हैं वत्स, लेकिन दोबारा दर्शन देने के लिए हम शीघ्र ही तुम्हारे समक्ष आएंगे। हे भगवान, बला टली। शिप्रा की तरफ से हटा इंस्पेक्टर विनय का दिमाग एक बार फिर पहले वाली उलझन में उलझ गया। बैंक को लूटने वाले गुर्रिले हो या इंसान, एक सफल वारदात करके वे चुप नहीं बैठने वाले। सफलता का नशा उन्हें फिर कोई वारदात करने के लिए विवश करेगा और मुझे उस वक्त का इंतजार रहेगा। वर्षों अपराध शास्त्र का अध्ययन करने वाले इंस्पेक्टर विनय का सोचना सही था। जल्द ही वे गुर्रिले एक दूसरे वारदात को अंजाम देने आ पहुंचे थे, लेकिन इस बार वे अपने साथ लेकर आए थे एक कंगारू जो अपनी थैली का बेमिसाल इस्तेमाल कर रहा था। गहने, हीरे, जवाहरातों को उठाकर अपनी थैली में भर रहा था वह, बेहद फुर्ती और तेजी से। और तब जब लबालब भर गई उसकी थैली, भूरी भूरी, यह काम पूरा होने का संकेत था। और काम पूरा होने के बाद रुकना कौन चाहता है, लेकिन आज उन्हें रुकना था, क्योंकि उन्हें रोकने आ पहुंचा था परमाणु। ठाक! उफ! अगर मैं यह सब अपनी आंखों से नहीं देख लेता तो कभी विश्वास नहीं करता, लेकिन अभी मुझे अपनी आंखों से उस सच्चाई को भी देखना है जो इन गोरिल्लों और कंगारू के ड्रेसों के पीछे छपी है। बेल्ट की सहायता से परमाणु जितनी तेजी से आगे बढ़ा था, उस वार ने उसे उतनी ही तेजी से पीछे ढकेल दिया। परमाणु की आंखें ऐसी फटी रह गईं जैसे किसी की हथेली पर सरसों की खेती लहराती देख रही हो। उफ! इन्हें गोरिल्लों के ड्रेस में इंसान समझना बेकार है। ये असल में गोरिल्ले ही हैं। किसी इंसान के वार में इतनी तेजी और इतनी फुर्ती नहीं हो सकती। और अगर ये दोनों असली गोरिल्ले हैं तो यह भी असली कंगारू है। उफ! ये तो गोली चला रहा है, और वो भी इंसानों की तरह निशाना लेकर। गोली से बचने के चक्कर में परमाणु एक गोरिल्ला के फेंके उस स्कूटर का निशाना बन गया। तड़प कर जैसे ही नीचे गिरा परमाणु, वैसे ही उछलकर उसकी छाती पर सवार हो गया एक गोरिल्ला। उफ! यह मेरा गला घोटकर मुझे मारने के चक्कर में है, जबकि इसके दोनों साथी यहाँ से भागे जा रहे हैं। मैं उन्हें रोकने के लिए कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इस समय तो मुझे इस शैतान के हाथों अपनी सांसों को बंद होने से रोकना है। अपनी ताकत का एक एक कतरा इस्तेमाल किया परमाणु ने, लेकिन उस यमदूत के हाथों आजाद नहीं हो पाया। उफ! आज पता चला कि इंसान और जानवर के बीच ताकत का कोई मुकाबला नहीं। इंसान जानवर पर कभी भी विजय नहीं पा सकता था अगर इंसान के पास बुद्धि ना होती। अपनी बुद्धि का सही समय पर इस्तेमाल करके परमाणु गोरिल्ला के हाथों से मछली की तरफ फिसल गया। उफ! बड़ी मुश्किल से जान बची। अब ये मुझे दोबारा अपने शिकंजे में फंसा पाए उससे पहले ही मुझे इसे फंसा लेना चाहिए। परमाणु रस्सियों की उस जाल में कबूतर की तरफ फंस कर रह गया वो गोरिल्ला। इसके दो साथियों को निकल जाने का दुख है, लेकिन मुझे खुशी है कि एक को मैं फंसाने में सफल हुआ। इस पर परीक्षण करके पता लगाया जा सकता है कि आखिर इस गोरिल्ले में ऐसा क्या है जो ये हथियार लेकर लूटपाट करने निकल पड़ा। और यह परीक्षण होगा एनिमल रिसर्च सेंटर में। इस बारे में तो इसका परीक्षण करके ही कुछ बताया जा सकता है, लेकिन उसके लिए इस गोरिल्ला को हमारे पास छोड़ना होगा, क्योंकि हमें उस पर कई टेस्ट करने होंगे। ओके डॉक्टर घोषाल, मैं इसे यहीं छोड़े जा रहा हूँ, लेकिन ख्याल रखिएगा यह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। डोंट वरी परमाणु, रिसर्च के सिलसिले में हमारा रोज ही ऐसे खतरनाक जानवरों से पाला पड़ता है। तुम सुबह आकर इसके बारे में पूछताछ कर सकते हो। हम तब तक किसी निर्णय पर पहुंच जाएंगे। परमाणु गोरिल्ले को वहीं छोड़कर वापस लौट पड़ा। सुना है डॉक्टर घोषाल अपने काम में काफ़ी माहिर हैं। मुझे उम्मीद है कि कल सुबह डॉक्टर घोषाल अपने परीक्षण के जरिए मुझे कोई ऐसी सूचना देंगे जो मुझे इस केस में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाएगी। सुबह डॉक्टर घोषाल ने जो खबर दी और रास्ता दिखाने वाली नहीं, रास्ता बंद करने वाली थी। वो भाग गया परमाणु। ओह नो, ये कैसे हुआ? रात को मैं अपने सहयोगियों के साथ उसके ब्लड टेस्ट वगैरह लेकर लैब में परीक्षण में व्यस्त था कि अचानक बाहर तेज शोर सुनाई दिया। हमने बाहर आकर देखा तो हमारे रोंगटे खड़े हो गए। जिस चौकीदार को हम उसकी निगरानी में छोड़ गए थे वह बुरी तरह घायल पड़ा था और वह गोरिल्ला भाग चुका था। हमने चौकीदार की हालत ना देखी ना गई। तुरंत ही हमने उसे अस्पताल में भर्ती करवा दिया। ओह, वो परमाणु रस्सियों के जाल में अच्छी तरह कैद था। जब तक बाहरी मदद ना मिले तब तक उसका आज़ाद होना असंभव था। अवश्य ही भागने में उसकी किसी ने मदद की थी। शायद उसके साथियों ने। मुझे चौकीदार से मिलकर यह जानना होगा कि उसके साथी यहाँ आए थे या नहीं। आपने उसे किस अस्पताल में भर्ती करवाया है? विलिंगटन हॉस्पिटल। लेकिन अभी उससे मिलने से कोई फ़ायदा नहीं होगा।
थैंक यू प्रोफेसर घोसाल। वह जब होश में आएगा मैं तभी वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर उससे मिल लूँगा। परमाणु को चौकीदार के होश में आने का इंतजार था, जबकि यहाँ परमाणु हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। ऐसे में हमारा उससे ज़्यादा देर तक बचे रहना मुश्किल होगा। इसीलिए हमें एक बार हाथ मारकर हमेशा के लिए शहर छोड़ना होगा, और हमारा वह बड़ा हाथ होगा यह नवभारत टाइम्स। लाल किले से मुगल काल का बहुमूल्य खजाना मिला। विचार अच्छा है, लेकिन उस खजाने पर हाथ मारने से पहले हमें विलिंगटन हॉस्पिटल में बेहोश पड़े चौकीदार को मारना होगा, क्योंकि अगर उसकी जबान खुल गई तो हमारी पोल भी खुल जाएगी। उसने सब कुछ देख लिया था। तुम ठीक कह रहे हो, चौकीदार को खत्म करना होगा आज ही। इसका जिंदा रहना हमारे लिए खतरनाक है, इसीलिए इसका मर जाना ही अच्छा है। और यह मरेगा ऑक्सीजन का यह पाइप हटने के कुछ ही पलों बाद। कौन हो तुम, और यहाँ ये क्या कर रहे हो? ऑक्सीजन पाइप को खींचने को तत्पर उसके हाथों को पीछे से गुंजी उस आवाज ने फ्रीज कर दिया। एड़ियों के बल पीछे घुमा हुआ। जवाब क्यों नहीं देते तुम? कौन हो तुम? जवाब ऐसा मिलेगा, इसकी तो नर्स की 7 पुश्तों ने भी कल्पना नहीं की थी। मैं तेरी मौत हूं। अपनी आंखों के सामने मौजूद उस दृश्य को देखती नर्स हल्क फाड़कर चीख पड़ी, जबकि वह भेड़िया हिंसक डकार भरकर नर्स की तरफ उछला। अब पल भर बाद ही नर्स की बोलती हमेशा के लिए बंद हो जाने वाली थी। अगर ना चल गई होती वह रात, जिसे चलाने वाला और कोई नहीं परमाणु था। अगर अचानक ही चौकीदार को देखने का विचार मेरे दिमाग में न आया होता तो इस हिंसक भेड़िए ने इस नर्स को अपना भोजन बना लिया होता। लेकिन यह भेड़िया अस्पताल में कहाँ से और क्या करने आया है? ओह, कहीं ये भी तो गोरिल्ला और कंगारू वाली श्रृंखला की कड़ी तो नहीं है? उफ, इसने तो मुझ पर हमला कर दिया। मुझे फाड़ खाने पर उतारू है ये तो। उफ, इसे जल्द ही काबू में करना होगा, और उसके लिए अच्छा यही रहेगा कि मैं इस पर वार करके इसे परमाणु रस्सियों के जाल में फंसा लूं। अरे, वो तो परमाणु रस्सियों को कच्चा देगी। आओ! परमाणु के शरीर पर अपने पंजे के गहरे नाखून छोड़ने के बाद भेड़िया ने वो हरकत कर दी जिसका परमाणु को सपने में भी गुमान न था। फचाक! उफ! खून भरी थैली परमाणु के चेहरे पर दे मारी उसने। आंखों और चेहरे पर भरे खून ने कुछ पलों के लिए परमाणु की आंखों में अंधेरा भर दिया। ओह! तभी वो उस खुखार भेड़ियों को बेहोश पड़े चौकीदार की तरफ छलांग भरते ना देख सका। परमाणु की आंखें देखने लायक हुई तो उसे दिखा वो विभत्स दृश्य। उफ! परमाणु के सामने ही भेड़िया ने चौकीदार को चीर डाला था। परमाणु का रोम रोम क्रोध से कांप गया। इस वैसी को अब जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्रोध से कांपती परमाणु की उंगली ने कमर से बंधी बेल्ट के एक बटन को दबा दिया। दूसरे ही क्षण परमाणु की छाती से छूटा हुआ परमाणु छल्ला, जिसने किया वो धमाका, फड़ाक, और भेड़िया के परखच्चे उड़ा दिए थे उस धमाके ने। एक धमाका नर्स ने भी किया। ये तुमने क्या किया परमाणु? जिसे तुमने मारा वो भेड़िया नहीं, आदमी था। क्या? हाँ परमाणु, वो आदमी ही था। मेरी आंखों के सामने ही वो भेड़िया बना था। लावा सा उबलने लगा परमाणु के मस्तिष्क में। वो इंसान था, तभी वह खून की थैली को मेरे मुंह पर फेंक सका ताकि मैं देख ना सकूं। लेकिन अगर यह आदमी या भेड़िया आदमी था तो निश्चय ही शहर में लूटपाट करने वाले गोरिल्ले और कंगारू भी आदमी ही थे, क्योंकि जानवर लूटपाट नहीं करते। लेकिन आदमी जानवर कैसे हो सकता है? सवाल का तूफान मौजूद था परमाणु के चेहरे पर, जबकि यहाँ मौजूद उस चेहरे पर हिलोरे मार रहा था क्रोध और नफरत का समंदर। तूने मेरे भाई को मारकर अच्छा नहीं किया परमाणु। अब न ये शहर बचेगा न तू। तुझे मारकर प्रोफेसर एनिमल इस शहर पर अपना राज कायम करेगा। क्या प्रोफेसर एनिमल परमाणु को मारकर अपना सपना पूरा कर पाया? क्या परमाणु इंसान के जानवर में बदलने वाले हैरत अंगेज रहस्य का पर्दाफाश कर पाया? इंसान पलक झपकते ही जानवर बन जाया करते थे। कैसे? जानने के लिए पढ़े परमूषक क्रमशः।